हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीज्ञान। और आज हम 1915 यानी कि गांधी जी के इंडिया आने से लेकर 1947 देश आज़ाद होने तक का पूरा इतिहास, सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी इंसिडेंट्स हैं सब कुछ वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और क्या मैं छोड़ देता हूँ, क्या मिस हो जाता है मुझसे, अगर कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ इसमें कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गांधीयन फेज में पढ़ने से हम शुरू करते हैं कि गांधी जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी और इंडिया में 1891 में वापस आ गए थे। लेकिन 1891 के बाद 1893 में, मतलब 2 साल के बाद, वो फिर से साउथ अफ्रीका चले गए लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, लेकिन लॉ की प्रैक्टिस के समय में ही उनके साथ आपको पता ही होगा कि उनको अफ्रीका में एक ट्रेन से अपने बैग के साथ ही बाहर फेंक दिया था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एहसास हुआ और उन्हें ये एहसास हुआ कि अंग्रेज कितना गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। और वहाँ से इन्होंने अपनी स्ट्रगल की शुरुआत की और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे मतलब सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट वहाँ किया। उन्होंने कोशिश की कि देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है और उसका रिजल्ट क्या रहा। उन्हें ये सब करने का मौका मिला अफ्रीका में। ठीक है, और 1915 में वापस वो इंडिया आते हैं और उस 1915 के बाद वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इससे पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली जो मूवमेंट वो करते हैं चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में, 2 साल के बाद। 2 साल इस समय पे भारत भ्रमण करते हैं, वो इंडिया को घूमते हैं, इंडिया को जानते हैं। ठीक है, चंपारण में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। गांधी जी को जो बुलाने आते हैं, वो जो रिक्वेस्ट करने आते हैं, उनका नाम क्या होता है, राजकुमार शुक्ला। चंपारण में प्रॉब्लम क्या होती है, चंपारण में प्रॉब्लम होती है इंडिगो प्लांटर्स को। इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण को ये प्रॉब्लम थी कि बिहार में 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। ये देखिए, 3 कठिया सिस्टम चल रहा था और इसके तहत ना एक खेत के एक हिस्से को इंडिगो की खेती के लिए रिजर्व रखा जाता था। और उस इंडिगो की खेती में खेती करने के बाद ना ये जो ज़मीन है वो फर्टाइल नहीं रह जाती थी, मतलब बंजर ज़मीन हो जाती थी, ज़्यादा काम की नहीं रह जाती थी। लेकिन जो खेती में मेहनत की जाती थी इंडिगो उगाने में, उसका सही पैसा नहीं मिलता था फार्मर्स को। फार्मर्स इतने परेशान थे कि कुछ लोगों ने तो अपने हाथ तक काट लिए थे इंडिगो की नील की खेती से बचने के लिए। इतनी बुरी हालत थी प्लांटर्स की। ठीक है, तो ये जो प्राइस होता था इंडिगो का वो यूरोपियंस फिक्स करते थे और पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि तुम्हें ये उगाना पड़ेगा और हमें ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने कंपेंसेट करने का मतलब वो किया, कन्विंस किया अथॉरिटी को, ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया और बोला कि भाई आप हमारे मजदूरों को कंपेंसेट कीजिए, मुआवजा दीजिए। ठीक है, आपने जो उनसे इलीगली ये सब खरीदा है उन सब का मुआवजा दीजिए। और इसमें गांधी जी की जीत हो जाती है, गांधी जी जीत जाते हैं, मान लेती है बात एक्चुअली में गवर्नमेंट। और यहीं से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। उसके बाद इलाहाबाद मिल्क स्ट्राइक। इलाहाबाद में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में क्या दिक्कत थी, इलाहाबाद में एक मतलब जो मिल ऑनर थे, मिल के मालिक थे, वो और उनके वर्कर्स के बीच में
काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ ना प्लेग फैल गया था, तो वर्कर्स काम पे नहीं जा पा रहे थे और ऑलरेडी भुखमरी वाली सिचुएशन हो गई थी, काम था नहीं और पैसा जो कंपनसेट करना चाहिए था मिल वर्कर्स को वो मिल नहीं रहा था। तो गांधी आस्क्ड द वर्कर्स टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेज। 35% अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड की गांधी जी ने, अपनी नहीं मतलब वर्कर्स की सैलरी को बढ़ाने के लिए, और बोला कि आप सब स्ट्राइक करिए, हम आपके साथ बैठेंगे। और उन्होंने अमरण मीन्स फास्ट अन टू डेथ का शुरुआत किया और फाइनली जो मिल के ऑनर्स थे उन्होंने 35% वेजेस को बढ़ाना एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, तो 1915 में गांधी जी आए, ठीक है, 1915 में आए, 1915 से 1970 तक इंडिया घूमे। 1970 में इन्होंने क्या किया, 2 सत्याग्रह किए 1970 में। एक तो कर लिया ये चंपारण सत्याग्रह और दूसरा 1918 में, दूसरा जो 1918 में किया वो था अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा। बिकॉज ऑफ ड्रॉट, खेड़ा में क्या था कि सूखा चल रहा था। सूखा मत होने की वजह से क्या हुआ, क्रॉप्स उगे नहीं, खेती अच्छी हुई नहीं, ठीक है। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड ऑफ इफ द यील्ड वाज लेस देन 1/4 द नॉर्मल प्रोड्यूस देन द फार्मर वेर एंटाइटल टू रिमिशन। तो ऐसा माना जाता था रेवेन्यू कोड के हिसाब से कि अगर 4 भाग का सिर्फ 1 भाग खेती होती, अनाज होता है खेती के दौरान, तो उनको रिमिशन मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बट गवर्नमेंट ने ना मना कर दिया था कि नहीं, हम कोई आपको कंसेशन कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांधी सपोर्टेड द पीजेंट्स बिकॉज एंड आस्क्ड देम टू विथहोल्ड रेवेन्यू। गांधी जी ने कहा कि अब कुछ टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने बोला टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है और गांधी जी ने बोला कि विथहोल्ड द रेवेन्यू। और इसमें खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए थे, इंदुलाल याग्निक भी गए थे, ठीक है। और ये दोनों यहीं से गांधी जी के फॉलोअर्स हो गए, ओके। आपको पता होगा रॉलेट एक्ट 1919 में आया। 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट। और 1917 में याद रखिएगा एक कमेटी बनी थी 1970 में, सेटअप अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट। ये रॉलेट सर सिडनी के नाम से ही रॉलेट एक्ट है, बना है, ठीक है। और ये मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए बनी थी। मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटी मतलब आप देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई ग्रुप बनाकर उसके खिलाफ काम करोगे, तो उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है, उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919। तो मार्च 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट पास हो गया। अब रॉलेट एक्ट में क्या था, एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। तो अगर आप पे या किसी पे भी अगर शक होता है तो वो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। नो पेटिशन और अपील कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट। तो उसको अरेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस अरेस्ट के खिलाफ ना आप किसी कोर्ट में अपील कर सकते हो और ना ही कोई केस फाइल होती है, ठीक है। और इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। और इसका बहुत विरोध हुआ इसका, ठीक है। ऑल इंडिया हड़ताल तक हुई 6 अप्रैल 1919 में, ओके। तो इसी के समय पे क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, जलियांवाला बाग में
रॉलेट एक्ट के थ्रू 2-3 इंपॉर्टेंट लीडर्स को कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट एक्टिविस्ट थे, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और एक थे सत्यपाल। इन दोनों को क्या कर लिया गया कि कैप्चर कर लिया गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और इनको छुड़ाने की भी प्लानिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब में है। ठीक है, और ये समय था बैसाखी का। इस समय कौन सी सेलिब्रेशन होती है? बैसाखी का। तो बैसाखी का फेस्टिवल भी था इसी पार्क में। अब हुआ ये कि कुछ लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के मोटिव से आए थे इस बाग में। कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के माध्यम से आए थे, और कुछ लोग प्लानिंग का हिस्सा बनने के मकसद से आए थे कि चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है इस ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत सारी पूरी भरी हुई थी इस दिन जलियांवाला बाग। और क्या हुआ कि किसी ने खबर दे दी जनरल डायर को, वहाँ का जनरल डायर जो था, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बात है। और मिलिट्री अथॉरिटी को खबर जैसे ही मिली तो जनरल डायर ने 13 अप्रैल को, ठीक है, उसी दिन बैसाखी भी थी। ठीक है, बैसाखी पंजाब की एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो उसी दिन बैसाखी भी थी और एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, डायर पूरी सेना के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी वार्निंग के मेन गेट को बंद कर दिया और ओपन फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है, उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, जो जिसको लगी गोली सब खत्म। ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि 379 पीपल मरे थे। ठीक है, और लगभग 1137 लोग घायल हुए थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और अनऑफिशियल तो शायद 3 या 4 हजार का आंकड़ा है। ठीक है, अब इसके खिलाफ भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी कि भाग यार, ऐसे बेकार की उपाधि लेके क्या करूँगा, जिस जैसे घटिया इंसानों ने जो उपाधि दी है, इस उपाधि का क्या मीनिंग है ना। तो 13 मार्च 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था, गोली मार दी थी लंदन में। ठीक है, तो यह भी दिखाता है कि इंडियन से ना पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बार दिमाग पे चढ़ जाए ना कोई, तो उसको छोड़ते नहीं है फिर। तो उस जमाने में लंदन जाके किसी की हत्या करना कितनी बड़ी बात हो सकती है, सोच के देखो आप। और लंदन जाकर 13 मार्च 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया। खिलाफत मूवमेंट कहानी शुरू होती है टर्की में। खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में होता है। द चीफ कॉज ऑफ मूवमेंट वॉज द डिफीट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार जाता है, और ट्रीटी ऑफ सेवरेज की वजह से मुस्लिम्स का काफ़ी इंसल्ट होता है। जबकि टर्की में रहने वाले जो खलीफा थे, उनको मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी। तो इस चक्कर में ना अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। तो द होल मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मुस्लिम बिलीव दैट द कैलिफ भी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको शायद उर्दू का वर्ड है ये, खलीफा भी बोलते हैं। द सुल्तान ऑफ टर्की, खलीफा कौन थे? सुल्तान ऑफ टर्की
रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के, रिलीजियस हेड थे, सांप्रदाय मतलब धर्म गुरु के तौर पे थे, ठीक है। और द मुस्लिम इन द इंडिया वेयर अपसेट ओवर द ब्रिटिश एटीट्यूड, ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था टर्की में खलीफा को लेकर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा ये बाद में ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, तो पहली बार इनका नाम आया है, देख लीजिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंसारी सैफुद्दीन किचलू एंड द अली ब्रदर्स वेयर प्रोमिनेंट लीडर। तो ये इस समय के मुख्य नेता रहे हैं, ठीक है। अभी ये किचलू रॉलेट एक्ट के तहत जेल में गए थे, फिर इनको छुड़ाया था, छुड़ाने की प्लानिंग ही चल रही थी, फिर छुड़ा लिया था, ठीक है। ए खिलाफत कमेटी हैड बीन फॉर्म्ड ऑन 19 अक्टूबर 1919। तो एक कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी 1919 में अक्टूबर में, ठीक है। और इसको पूरी कंट्री किस डे के नाम से मनाती है? खिलाफत डे, ओके। महात्मा गांधी वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। तो इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी को एक मौका मिल गया हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलाकर फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें एक साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इट मर्ज विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने इसको क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिला दिया, ओके। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? 1920 में। तो अब 1920 में, तो अब पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने अपना प्लान अनाउंस किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट हो चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, और खिलाफत मूवमेंट भी हो चुका था, चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। तो ये तीनों ही रीजंस थे जो इनके तरफ से गवर्नमेंट ने मतलब एक एक करके तीन गलतियां कर दी थी। तो इन सबको मिलाकर जो अगेंस्ट में करना था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा हाँ ये बात सही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस समय कौन सा सेशन हुआ था? नागपुर सेशन 1920 में, ठीक है। द प्रोग्राम ऑफ इस प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या था? सरेंडर ऑफ टाइटल, जितनी भी उपाधि थी सब दे दी, वापस कर दी, नहीं चाहिए। रेजिग्नेशन दे दिया मेंबरशिप से और लोकल बॉडीज से, जो कोई टीचर था, कोई लॉयर था, कोई डॉक्टर था, सब छोड़ दिया जॉब, सब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। इवन बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन हेल्ड अंडर द इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया, गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया, कोर्ट जाना, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस सबको बंद कर दिए गए, ठीक है। इवन बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को भी बंद कर दिया गया। इस्टेब्लिश ऑफ, अब देखिए आप यहाँ देखिए, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस कोर्ट्स, अगर इनको बॉयकॉट कर दीजिएगा, नहीं जाइएगा, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उनके लिए नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस, ठीक है ना, और कोर्ट की जगह हम लोगों ने प्राइवेट पंचायत बनाना शुरू किया, ठीक है। खुद की पंचायत, खुद के कॉलेज, खुद के स्कूल्स, ये सब बनाने शुरू किए। और स्वदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया, खादी के कपड़ों का और स्वदेशी सामानों का बहुत बढ़िया प्रचार भी हुआ, ठीक है। तो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे महात्मा गांधी के साथ साथ, उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपना सारा जितना भी मतलब टाइटल्स हैं हमारे पास, वो सब कुछ हम क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी टाइटल, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट केम आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ के चले आए, ठीक है। नेशनल स्कूल सच एज काशी विद्यापीठ एंड बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया वेयर सेटअप। तो 3 बड़ी स्कूल्स को सेट किया गया, नेशनल स्कूल,
ठीक है, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया तो अभी दिल्ली में है, काशी विद्यापीठ और ये बिहार विद्यापीठ। ठीक है। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री गेव अप देयर इंक्लूसिव लीगल प्रैक्टिसेस। तो जो जहाँ कहीं भी लीगल प्रैक्टिसेस कर रहा था वो सब छोड़ दिया। 1921 में मास डेमोन्स्ट्रेशन वेयर हेल्ड अगेंस्ट द प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ इंडिया। तो 1928 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं और उनके सामने ना ब्लैक पट्टी पहन के सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनका विरोध करने के लिए। ठीक है, कि गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, इस बात का विरोध करने के लिए सब लोग पहुँच जाते हैं। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह हम इसको क्या कर दें, दबा दें, इस आंदोलन को किसी तरह दबाया जा सके। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को, खिलाफत कमेटी को कई जगह पर इलीगल बता दिया कि ये इलीगल है। ठीक है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी कमाल की चीज़ें हो रही थी। घर में जितना भी फॉरेन का कपड़ा था, विदेशियों से लाया हुआ कपड़ा था, वो सब कुछ एक जगह बोन फायर की तरह लगा लगा के, आग लगा के जला दे रहे थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड टूक्स टू बी, मतलब ज़्यादातर जो घर थे वो क्या कर रहे थे, खुद अब कपड़े बुनना शुरू कर दे चुके थे चरखे की मदद से। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया इसी समय में। अब चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा है गोरखपुर में। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखते हैं आगे। तो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया गोरखपुर में, और ये सारा का सारा मूवमेंट जो इतना बढ़िया चल रहा था, इसको अचानक रोक दिया गया। देखते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। The whole movement was abruptly called off on 11 फरवरी 1922। 11 फरवरी 1922 को अचानक सारा कुछ रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? तो वो था चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। 5 फरवरी को क्या हुआ कि एक प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप था, उसके ऊपर ना किसी ब्रिटिशर की, 2-3 ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फायरिंग कर दी। तो एक आदमी की डेथ हो गई वहीं पे। तो इन लोगों ने इसको भगाया, जिन्होंने गोली चलाई उसका पीछा किया, तो ये डर के मारे एक पुलिस स्टेशन में चले गए। भीड़ में इतना गुस्सा था क्योंकि अभी जस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुस्से में इन लोगों ने पूरी जेल को चारों तरफ से बंद किया और आग लगा दिया। अब इसमें जितने भी पुलिस वाले थे और वो लोग जो भाग के पुलिस स्टेशन गए थे, उन सब की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसमें 22 पुलिस वाले वहीं मर गए। ठीक है, 22 पुलिस वाले तो जिंदा जल गए। तो कई बड़े लीडर्स ना ये सोच रहे थे कि यार इसी गुस्से का फायदा उठा के आज़ादी लेते हैं। ये भी सोच रहे थे कई, जब महात्मा गांधी ने मना किया ना कि अब हम इस मूवमेंट को बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा मूवमेंट बंद कर रहे हैं भाई गांधी जी? तो आपको याद होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी जब बंद कर रहे हैं कि बोले नहीं, अब ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया और मैं अहिंसा का सपोर्ट, मतलब हिंसा का सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से बहुत से लीडर्स जो थे वो बुरा भी मान गए, बट फिर भी उन्होंने गांधी जी का साथ सबने दिया। ठीक है, मैनी टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री वेर स्टन्ड एट दिस सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1920। और इसी बीच में 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया। और कई लीडर्स ना परेशान थे कि यार महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, अभी तो लॉन्च किया था फिर अभी बंद कर दिया। ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि इसमें ना बहुत सारे लोग जुड़े थे,
बहुत सारे लोग अलग अलग भारत के अलग अलग सोसाइटी से, मजदूर, वर्कर, स्टूडेंट, टीचर्स, महिलाएं तक सब कोई शामिल हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी एक ग्रुप को महात्मा गांधी जी ने एक साथ जोड़ा था। एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हुआ था, देश का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। और ये उससे भी अच्छी बात ये थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आए थे इसमें भाग लेने के लिए, क्योंकि ये मर्जर था खिलाफत मूवमेंट का भी। इसी में खिलाफत मूवमेंट भी मिक्स थी, तो इसमें मुस्लिम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं स्वराज पार्टी। द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू अ स्प्लिट बिटवीन कांग्रेस इन द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1922। तो कांग्रेस सेशन हुआ 1922 में, दिसंबर में, ठीक है। तो कांग्रेस सेशन में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंस हो चुका था, ठीक है, सस्पेंड हो चुका था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्प्लिट हो गया। स्प्लिट विद इन मतलब कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। कांग्रेस कैसे बट गई, दो टुकड़ों में बट गई। लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस नॉन एज स्वराज पार्टी। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, इन लोगों ने ना एक नई पार्टी बनाई। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। इन्होंने एक नई सेपरेट ग्रुप बनाई, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा, स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 में, 1923 में, द स्वराजिस्ट वांटेड टू कॉन्टेस्ट द काउंसिल इलेक्शन। और ये स्वराजिस्ट क्या चाहते थे, काउंसिल इलेक्शन को लड़ना चाहते थे, ठीक है, ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको जाकर बैठने का मौका मिले और वहाँ ये अपना प्रतिनिधित्व कर सकें, रिप्रेजेंटेशन कर सकें, और वहाँ अंग्रेज़ों की उसमें बैठ के अंग्रेज़ों से बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हुआ था नवंबर में 1923 में। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटर काउंसिल मोतीलाल नेहरू बिकेम द लीडर ऑफ द पार्टी। तो मेन लीडर ऑफ द पार्टी कौन बने, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन बंगाल में इस पार्टी को हेड कौन किया, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। इनको CR दास भी कहते हैं। द स्वराज पार्टी डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो स्वराज पार्टी क्या मांग कर रही थी, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ नेसेसरी चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। दो मांग थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो और कुछ चेंजेस कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। व्हेन ए कमिटी चेयर्ड बाय होम मेंबर अलेक्जेंडर मदिमन कंसिडर्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी क्या होती है, डायरकी का मतलब होता है दो लोगों का शासन। मोनार्की में सिर्फ एक राजा होता है शासक, लेकिन डायरकी में दो होते हैं, ठीक है। मान लो आपका एक स्टेट है, आज की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टेट में मेन कौन होता है, CM। लेकिन CM के साथ साथ उस पर PM का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, पावर तो कंट्रोल तो PM का भी रहता है। तो दो लोग एक साथ शासन कर रहे होते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं डायरकी। वैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं। डायरकी लगभग दो तरह की। अब इसका एग्जैक्ट आंसर अगर मैं दूं आपको, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बहुत से ऐसे राजा रजवाड़ों का जो राज्य होता था, उस पे ना अंग्रेज बोलते थे कि ठीक है, आधा काम आप संभालो, आधा हम संभालेंगे, ठीक है। आप हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल टैक्स वगैरह का, या फिर म्यूनसिपाल्टी का, लोकल जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो सब आप संभालो। लेकिन ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर आर्मी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये सब कुछ हमें संभालने दो, ठीक है।
तो दो लोग मिलकर जब काम करते हैं तो डायआर्की कहलाई जाती है। ठीक है, और कहा गया कि ठीक है हम डायआर्की का सिस्टम लेके आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास, तो सी आर दास की डेथ हो जाती है जून में 1925 में। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हो जाती है? जून 1925। और उसके बाद स्वराज पार्टी क्या होती है? कमज़ोर पड़ जाती है। इसी बीच में 1927 में आता है साइमन कमीशन। द एक्ट ऑफ 1919 को इंक्लूड अ प्रोविज़न फॉर इट्स, तो ये 10 साल के लैप्स पे प्रोविजंस इसमें चेंज होने थे, और उसी को सजेस्ट करने के लिए, उसी को देखभाल करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कौन आया? साइमन। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड था और ये 2 साल पहले ही आ गया। होना तो इसको 1927 में था। ठीक है, नहीं मतलब 1919 में हुआ था, तो अब ये कब होता? 1929 में। लेकिन ये आ गया कब? 1927 में, 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन था साइमन कमीशन का? सर जॉन साइमन। ऑल ऑफ इट्स 7 मेंबर्स आर इंग्लिशमैन। तो इसके सारे के सारे जितने भी मेंबर्स थे ना, वो सब इंग्लिशमैन थे। तो कह रहे हैं कि आप इंडिया के बारे में रूल बनाने जा रहे हो और इंडिया का एक भी मेंबर नहीं है। इसी बात का विरोध था कि यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं है इस कमीशन में, और इसी बात का क्रिटिसिजन हुआ खूब। हर जगह जहाँ कहीं भी ये गए, इनको काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और अक्टूबर 30, 1928 को लाला लाजपत राय ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं पुलिस की लाठीचार्ज से। ठीक है, और कुछ ही समय के बाद बेचारे मर भी जाते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश होती है मई 1930 में, और क्या कहता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है डायआर्की का। डायआर्की का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, जो कि क्या रही? अनसक्सेसफुल रही है। तो अब ऑटोनॉमस गवर्नमेंट स्टार्ट होगी। साइमन कमीशन रिपोर्ट बिकेम द बेसिस फॉर इनेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और साइमन कमीशन ने कहा कि भाई डायआर्की तो फेल हो गई, तो अब नया कानून लाना पड़ेगा। तो इसी के तहत नए कानून आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। इन द मीनवाइल, इसी बीच में द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड चैलेंज द इंडिया टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हुआ ये कि ये नेहरू रिपोर्ट ना एक्चुअली में मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था, याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं बनाया गया है। तो जवाहरलाल इसी समय में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड ने चैलेंज किया इंडिया को कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना बना सकता है, इतना इजी थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। तो अगर इंडियंस ने कहा यार, मोतीलाल नेहरू ने कहा अच्छा, तो उसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही कुछ समय में उन्होंने एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बना दिया था। ठीक है, और that would be accepted to all. The challenge was accepted by the Congress. तो लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सबके द्वारा मंजूर हो, सब एक्सेप्ट करें, ये इतना आसान थोड़ी है। तो चैलेंज किया उन्होंने कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, और पार्टी मीटिंग हुई 1928 में,
28 फरवरी को मोतीलाल नेहरू जी ने इस मीटिंग को हेड किया और मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट में कहा कि इंडिया एक डोमिनियन स्टेट है, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंटर की पूरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, हाँ अगर कोई प्रोविंस है तो उसकी ऑटोनॉमी होगी। क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविजन, पावर जो होगा वो क्लियर कट होगा, एकदम क्लियर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, बाइकैमरल का मतलब क्या, लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। However, the leader of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, regarded it a detrimental to the interest of Muslims. लेकिन जो मुस्लिमों के लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वैसे तो और भी बहुत सारे, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, है ना, वो लोग भी मुस्लिमों के लीडर थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ी सी ज़्यादा वो मिल गई, मौका मिल गया एक तरह से, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदुओं के लिए सही है लेकिन मुस्लिमों के लिए सारे चीज़ें इसमें नहीं है, तो हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जिन्ना कन्वेड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन द मुस्लिम वेयर ही ड्रू अ लिस्ट ऑफ 14 पॉइंट्स एज मुस्लिम लीग डिमांड। तो जिन्ना ने भी एक मीटिंग करी, इंडियन कॉन्फ्रेंस करा मुस्लिम्स का, और उन्होंने क्या किया कि 14 पॉइंट्स दिए, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है। उन्होंने कहा हमारे 14 पॉइंट्स हैं जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता है। क्या? द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1929। तो देखिए, हर साल दिसंबर में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है, ठीक है। ये देखो 1929, इससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले ही 1928 भी पढ़ा था और 1927 भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ, तो इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन को प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस सेशन में सबसे अच्छी बात जो इस सेशन की रही, उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लाहौर सेशन जो हुआ 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या रेजोल्यूशन? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। As the government failed to accept the Nehru report, the Congress gave a call to launch civil disobedience movement. गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया नेहरू रिपोर्ट को, तो कांग्रेस ने बोला कुछ नहीं, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 as the day of independence, इसीलिए हम अभी भी 26 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। Since the 26th January had been observed as the day of independence, ठीक है। The same date later became the Republic Day when Indian Constitution was enacted in 1950, ठीक है। तो इसी दिन 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 2-3 दिन के बाद मनाने वाले हैं, ठीक है। दांडी मार्च, thus the stage was set for the second major struggle led by the Congress, ठीक है। इसी समय पे दांडी मार्च भी हुआ। दांडी मार्च क्या था? Thus the stage was set up for the second major struggle led by the Congress,
On 12 March 1930, गांधी बिकम हिज फेमस मार्च। गांधी जी ने एक बड़ा ही फेमस दांडी मार्च शुरू किया, ठीक है, अपने 79 फॉलोअर्स के साथ। कहाँ चले? नमक कानून को तोड़ने, नमक कानून को तोड़ने, ठीक है। 78 प्लस 1 टोटल 79 फॉलोअर्स के साथ, ओके। ही रीच द कोस्ट ऑफ दांडी, ही रीच द कोस्ट ऑफ दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को समुद्र तट पे पहुंचे, ठीक है। समुद्र तट कौन सा? दांडी। आफ्टर अ मैचिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स, तो 200 माइल्स का डिस्टेंस पैदल तय किया था, और इसके बाद वो पहुंचे कहाँ? दांडी, नमक कानून तोड़ने। एक्चुअली नमक पे ना टैक्स लगता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था नमक पे, और इस टैक्स को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब लोग नमक खाते ही हैं, और नमक की कमी से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं ना, गोइट्रे वगैरह, जैसे घेंघा रोग बोलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑन अप्रैल 6 फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 6। और शुरुआत किससे की गई? सॉल्ट कानून को तोड़ने से। अबाउट द मूवमेंट, पिकेटिंग बाय वुमेन फॉर बिफोर द शॉप्स सेलिंग लीकर, ओपियम एंड फॉरेन क्लोथ्स। तो समझिएगा, जो महिलाएं थी ना, वो क्या कर रही थी? जितनी भी शराब की दुकानें थी, ठीक है, या फिर अफीम की दुकानें थी, फॉरेन कपड़ों की दुकानें थी, इन सबको लूटपाट कर दे रही थी वो महिलाएं, तोड़ फोड़ कर दे रही थी। ऑर्गेनाइजिंग बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, बोन फायर बना दिए जाते थे, आग लगा दिया जाता था, कपड़ों का ढेर लगा दिया जाता था अंग्रेजों के फॉरेन क्लोथ्स का, और उसमें आग लगा दिया जाता था। हर गली नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे ऐसे बहुत सारे बोन फायर जल रहे थे। घर में खूब चरखा चला चला के कपड़े सिले जा रहे थे अपने लिए, ठीक है। छुआछूत से भी युद्ध चल रहा था, अनटचेबिलिटी से। अंग्रेजों की स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया जा रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, रिज़ाइन किया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह से, ठीक है। कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, सरकार को। यही तो देखो, टैक्स नहीं देने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि उनको पैसा ही नहीं मिलेगा ना। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा नहीं मिलेगा ना, तब कैसे चलाएंगे, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है पूरी इंडिया में फैला। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन्स, हर किसी ने पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। और इसका रिएक्शन भी देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खूब ढेर सारे जितने भी लीडर्स मिले सबको जेल में भर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हुए फर्स्ट राउंड टेबल्स। हम राउंड टेबल्स का टोटल 3 राउंड टेबल हुए, तीनों को पढ़ लेते हैं। तो राउंड टेबल्स कौन से? देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी। तो अब लगा कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट भाई अब मानना ही पड़ेगा, लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ? नवंबर 1930। कहाँ हुआ? लंदन, ठीक है। इसमें कांग्रेस गई ही नहीं, तो गांधी जी भी नहीं गए होंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, इसके बाद ये फिर कभी कहीं नहीं गए, किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 बॉयकॉट कर दिया था कांग्रेस ने, बोला हम जाएंगे ही नहीं। सेकेंड राउंड टेबल में गए, ठीक है। इन जनवरी 1931, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर टॉक, बात करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बैन हटा लिया कांग्रेस पार्टी पर से, क्योंकि कांग्रेस को तो इलीगल घोषित कर रखा था ना।
तो फिर कांग्रेस कैसे जाती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो उस पर से बैन हटाया, इलीगल बैन जो था वो हटा लिया। जितने भी नेता थे जेल में उन सबको वापस छोड़ा। On March 1931, on March 8 मार्च 1931 द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौते में ये भी कहा भाई जितने लोग जेल में हैं उन सबको छोड़ो, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक है, एक्चुअली में यही एक वो आपने कभी सुना हो शायद, हमारे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, इनको भी छोड़ने की बात से गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे या जो लोग थे वो थोड़े नाराज़ थे कि गांधी जी ने क्यों नहीं उनको क्यों नहीं छुड़ाया। उनको शायद यहाँ इरविन को थोड़ा सा ब्लैकमेल करके छुड़वा सकते थे, बट ऐसा नहीं है। गांधी जी ने कोशिश की थी बट वो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं छुड़ा सकते थे, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एज पर दिस एक्ट गांधी अग्री टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और गांधी इरविन ने कहा कि ठीक है, हम सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को हमने पकड़ा है सबको छोड़ देंगे। इसमें सुभाष उनको भगत सिंह वगैरह को नहीं छोड़ने की बात हुई थी। ठीक है, और गांधी जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कर दूंगा और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करूंगा। ठीक है, तो फिर गांधी जी लंदन जाते हैं। इन सितंबर 1931 द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में। महात्मा गांधी जाते हैं भाई, लेकिन महात्मा गांधी बहुत इंसल्ट फील करते हैं क्योंकि वहाँ उनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती है, कोई बात मानी ही नहीं जाती है। तो महात्मा गांधी फिर वापस आते हैं। ठीक है, और 1932 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सेकेंड राउंड टेबल में ना कम्युनल अवार्ड होता है, कम्युनल अवार्ड मिलता है। ठीक है, और इसके बाद ना फिर यहाँ मतलब B.R. अम्बेडकर को से फिर इसकी वजह से फिर गांधी जी का आगे उनके साथ पूना पैक्ट होता है, गांधी जी का और B.R. अम्बेडकर का। वो कहते हैं, गांधी जी का कहना था कि भाई आप रिजर्वेशन ले लो ना, रिजर्वेशन ले लो, बट सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखो। अलग अलग कास्ट का अगर अलग अलग इलेक्शन होगा तो वहाँ से वही लोग तो जीतेंगे। किसी समाज में कोई भी एक कास्ट अगर जीत जाए और बाकी सबका हारना तय हो तो समाज में बहुत ज़्यादा एकता नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो गांधी जी की भी कुछ बातें सही थी, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल या B.R. अम्बेडकर, ये लोग भी गलत नहीं थे। B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत ही डार्क फेज ऑफ देखा था सोसाइटी का, तो इस वजह से वो इस ऐसी कुछ डिमांडों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड टू इट बाय अरेस्टिंग महात्मा गांधी, और गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी शायद, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अरेस्ट कर लिया और बैन कर दिया फिर से कांग्रेस को। कांग्रेस को क्या कर दिया कि बैन कर दिया। अब तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1932 में। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में और थर्ड 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा जनवरी से लेके जून तक के बीच में एक भी राउंड टेबल नहीं है। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, ऑप्शन में अगर जनवरी फरवरी आता है तो मत, एक देखिए नवंबर में है। ठीक है, और दूसरा कब होता है? सितंबर में। और फिर तीसरा कब होगा? थर्ड राउंड टेबल की डेट नहीं दी है क्या? होनी तो चाहिए। चले देखते हैं, मैं भी सर्च करके देख लूँगा। तो 1932 में ख़त्म हो जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसमें भी कोई पार्ट नहीं लेता है। इसका भी कोई खास वो नहीं होता, इसमें भी इंडियंस पार्ट नहीं लेते।
In March 1933, the British government issued a white paper. ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वाइट पेपर इशू करती है विच बिकेम द बेसिस फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू करने का फरमान जारी हो जाता है. तो कम्युनल अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को मिला था, ये देखिए मैंने आपको पहले ही कम्युनल अवार्ड के बारे में बताया है. ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट. फर्स्ट राउंड टेबल भी बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया था और उन्होंने क्या डिमांड किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट. जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, इनके लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी. On August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald made an announcement which came to be known as Communal Award. तो रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? बोला कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को अलाउ करेंगे. According to this award, the depressed class were considered as a separate community. को एक सेपरेट कम्युनिटी कंसिडर करते हुए एक प्रोविज़न बनाएंगे कि इनके लिए सेपरेट इलेक्शंस हो सके. ठीक है. फाइनली एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है. मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है. ठीक है. और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अप्रूव कर देते. पूना पैक्ट में जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन होती हैं, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मान लेती है. अकॉर्डिंगली 148 सीट इन डिफरेंट प्रोविजनल लेजिस्लेचर वेयर ऑब्जर्व नहीं है, ये रिजर्व होना चाहिए. तो 148 सीट्स को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिए. ठीक है. नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में. ठीक है. ऑन 1 सितंबर 1931 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट काउंसिलिंग द पीपल ऑफ इंडिया, बिना इंडियंस को बताए इंडियंस को झोंक दिया वर्ल्ड वॉर में. बोले इंडिया भी शामिल है वर्ल्ड वॉर में. किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से. ठीक है. और इसका भी कांग्रेस ने और बाकी के लीडर्स ने काफ़ी बिल्कुल अपोज किया. लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो सेलिब्रेट कर रही थी. मुस्लिम लीग इस दिन को डेलीवरेंस डे के रूप में, कि बुरे फंसे कांग्रेस वाले, मज़ा आ गया. ठीक है. इन मार्च 1940 द मुस्लिम डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. 1940 के मार्च में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए अपने लिए, मुस्लिमों के लिए. 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को क्या आता है? अगस्त ऑफर. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया. तो देखो, अंग्रेजों को चाहिए था कि भाई हमें सपोर्ट मिल जाए इंडिया का, है ना. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, हम अगस्त ऑफर आपको देते हैं और आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. मतलब 2-3 चीज़ें हमारे पास रहेंगी, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, सिक्योरिटी है ना. इन सब चीज़ों के सिवाय बाकी सब कुछ आपको दे देंगे. कॉन्स्टिट्यूशन सब बना लेना. लेकिन इस समय हुआ क्या? देखो, द अगस्त ऑफर envisaged that after the war a representative body of India would be set up to frame the new constitution. एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी जो क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी. लेकिन इस समय तक ऑलरेडी हम इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर चुके थे और पूर्ण स्वराज पैक्ट रेजोल्यूशन ला चुके थे. तो हमने कहा नहीं, अब हमें पूरा ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अब पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए. ठीक है. गांधी वॉज सेटिस्फाइड विथ अगस्त ऑफर.
एंड डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल्स। सॉरी, गांधी जी डिससेटिस्फाइड होना चाहिए, गांधी जी सेटिस्फाइड नहीं थे अगस्त ऑफर से। उन्होंने बोला अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पूरी आज़ादी, है ना। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लिमिटेड, सिंबॉलिक एंड नॉन वायलेंट। महात्मा गांधी ने शुरू किया, ठीक है, और महात्मा गांधी के फॉलोअर्स ने भी शुरू किया। आचार्य विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट एंड सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। और जवाहरलाल नेहरू और आचार्य विनोबा भावे दोनों ने ही इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड करते हुए 5 और इंडियंस को उसमें इंक्लूड करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करते हैं। लेकिन समय इतना खराब चल रहा था क्योंकि एक्चुअली में वॉर टाइम था, युद्ध चल रहे थे, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ युद्ध लड़ रही थी और एक तरफ इधर इंडियन इनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो वो सोच रहे थे कि भाई किसी तरह इंडियंस का कोऑपरेशन मिल जाए, हम लोगों को इंडियन का सपोर्ट मिल जाए। तो उन्होंने भेजा स्टैफर्ड क्रिप्स को। स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया में 23 मार्च 1942 में, और इसको भी क्या कहा जाता है, क्रिप्स मिशन ही कहा जाता है। रिकमेंडेशंस क्या थी, द प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, बोला डोमिनियन स्टेट्स का वादा करेंगे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों एक साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेंगे। देयर वुड बी प्रोविजन फॉर एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया not prevail except this constitution, either to retain its present constitutional position as from its own। लेकिन रिजेक्शन हो गया, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल को क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है, बोले नहीं। द मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कंट्री रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी लगभग सब ने मना कर दिया। गांधी कॉल्ड क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने बोला ये तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से मांग रहे हैं, अब तो हम लोग पूर्ण स्वराज का प्लानिंग कर चुके हैं, इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं, अब तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे तो थोड़ी ना लेंगे, भाग यहाँ से। ऐसे बैंक का चेक थोड़ी ना हम एक्सेप्ट करेंगे जो बैंक कल डूबने वाला है कि नहीं। तो द मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड एज इट्स डिमांड। तो मुस्लिम लीग ने जो डिमांड किया था पाकिस्तान का, वो भी नहीं माना गया था, तो वो भी नहीं माना गया था, तो मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद तो सीधे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, जो कि चली 1942 से 1944 तक। ओके, 1942 के बाद 1944 के बाद 1942 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आता है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आता है और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन वगैरह करके इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके वो घर को निकल लेता है। और ये है एक रफ इमेज आपके चेहरे में, लगभग बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, रिवीजन करने में आपको इजी हो जाएगा। एक ही वीडियो में लगभग सारी चीज़ें मैंने डालने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। बीच में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं।